आदरणीय डॉक्टर शशिधरन जी, डॉक्टर देवी जी, शोध छात्र कन्नन, अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, सबको मेरा प्रणाम। आज हमारे विभाग के शोध छात्र कन्नन की खुली मौखिकी है, इसलिए हम सब एक गूगल मीट पर उपस्थित हैं। आज मेरा दायित्व है स्वागत भाषण। इस खुली मौखिकी में मुख्य परीक्षक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर शशिधरन जी। वे पिछले कुछ दिनों में 2 दिनों में मुख्य परीक्षक के रूप में हमारे सामने उपस्थित थे। आज भी वे इस खुली मौखिकी में मुख्य परीक्षक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, इसलिए विशेष परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज शशिधरन जी कोचिन विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय में कई छात्र छात्राओं के विषय विशेषज्ञ हैं। उनका मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से, यहाँ उपस्थित सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। और इस खुली मौखिकी में हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर रवि जी। वे हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष थे। आज इस खुली मौखिकी में मार्गनिर्देशक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। डॉक्टर रवि जी का मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से, यहाँ उपस्थित सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। और इस खुली मौखिकी में उपस्थित हैं हमारे विभाग के शोधक छात्र कन्नन। तो आज उनकी खुली मौखिकी है, उनका शोध विषय है दलित कविता में इतिहास और राजनीति। तो आज इस खुली मौखिकी में वे अपने शोध प्रबंध का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करेंगे। उनका मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से, यहाँ उपस्थित सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। और आज इस खुली मौखिकी में उपस्थित सभी अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, सबको मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से, यहाँ उपस्थित सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। सबको इस खुली मौखिकी में उपस्थित अन्य अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं, सबको एक बार फिर स्वागत करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। और डॉक्टर शशिधरन जी इस खुली मौखिकी में अध्यक्ष का पद ग्रहण करें। और डॉक्टर शशिधरन जी से अनुरोध है सर इस खुली मौखिकी का संचालन करें। धन्यवाद बर्ली जी। आदरणीय विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बर्ली जी, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर पी देवी जी, आज के शोध प्रस्तुतिकरण के लिए उपस्थित श्री कन्नन केयो, अध्यापक बंधुओं और मित्रों, वैसे दोपहर का समय है, इसीलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम सीधा विषय में प्रवेश करेंगे। और कन्नन से अनुरोध है कि वे अपने शोध प्रबंध के सार को सुनाए। श्री कन्नन। आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरे शोध विषय का शीर्षक है दलित कविता में इतिहास और राजनीति। स्वाधीनता के 73 होने के बाद भी भारत का विकास समग्रता के साथ अग्रसर नहीं हो पा रहा है। वर्ण, नस्ल तथा वर्ग के आधार पर बहुसंख्यक लोग हाशिए में पड़े हुए हैं। दलित समाज वर्ण एवं वर्ग की दृष्टि से उपाधिकृत है। इसे मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन दलित समाज की स्थितियों के अतीत, वर्तमान
और भविष्य पर दृष्टि जमाने का प्रयास है। इस पहल में किसी भी प्रकार का दावा नहीं टोका जा रहा, महज दलित दुस्तुतियों को इतिहास बोध के साथ समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि अंधेरे में कई दलित के वर्तमान और भविष्य पर आलोक की आभा फैला सके। दलित समाज आनंद काल से ब्राह्मणवादी उत्पीड़नों का भोक्ता बना हुआ है। वर्तमान वैश्विक दौर में पूंजी केंद्रित व्यवस्था भी उसे शोषण की दलदल में फंसाती है। दलित सहित पिछड़ी जातियां मानवीय दर्जे से वंचित होती हैं। मानव की ही नहीं, जानवर की हैसियत भी दलित को भारतीय मुख्यधारा समाज की ओर से नहीं दी जा रही है। साहित्य समाज की सघन अभिव्यक्ति का माध्यम है। दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक हस्तक्षेप जोरों से हो रहे हैं। आत्मकथाओं के बाद कविताओं के क्षेत्र में दलित साहित्य प्रबल रूप में देखने को मिलता है। दलित कविताएं दलित समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने में प्रयत्नरत दिखती हैं। किसी भी समाज में आमूलचूल परिवर्तन तभी संभव है जब उस समाज में सही दिशाबोध हो। इसलिए दलित समाज को इतिहास बोध के साथ आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतिहास बोध मानव हृदय में नई ऊर्जा का संचार करता रहता है। इससे जरिए वर्तमान समस्याओं को गहराई से नापना आसान हो जाता है। दलित को अपने इतिहास की खोजबीन करनी चाहिए। वर्तमान समय में इस खोजबीन की सख्त जरूरत है। अपने शोषण की जड़ों के ताने बाने को तहस नहस करने के लिए दलित को इतिहास बोध की जरूरत है। यह एक नई दूरदृष्टि से अपने भविष्य को देखने परखने के लिए दलित समाज को परेशान करता रहेगा। प्रभुत्ववादी समाज लोकतंत्र के नैतिक मानवीय पक्ष को अनदेखा करता आ रहा है। उसके लिए एक सेवक समुदाय की जरूरत है, जिसके बलबूते पर अपना जीवन सुविधा संपन्न बना सके। दलित की सामाजिक स्थितियों में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए एक स्वस्थ राजनीतिक बोध की जरूरत है। वर्तमान समय में दलित की राजनीतिक स्थिति दयनीय है। नवीन सांस्कृतिक राजनीतिक चालें श्रमजीवी दलित को गुमराह करने में सक्षम दिख रही है। राजनीतिक चेतना को एक दृष्टि में तब्दील करते हुए दलित अपनी मुक्ति की खोज कर पाएगा। जब इतिहास बोध के साथ साथ राजनीतिक बोध एक साथ किसी भी समाज में उद्भूत होगा, तब उस समाज की प्रगति सही दिशा में होगी। इस प्रकार इतिहास और राजनीति की परख से दलित समाज की दुस्थितियों का खात्मा भी संभव हो सकता है। इसकी संभावना पर दृष्टि जमाने के उद्देश्य से शोध विषय का शीर्षक दलित कविता में इतिहास और राजनीति रखा गया है। पहला अध्याय दलित विमर्श का परिप्रेक्ष्य है। इस अध्याय के अंतर्गत पहले दलित विमर्श का परिचय प्रस्तुत करते हुए उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में दलित समाज की दुस्थितियों पर दृष्टि जमाने की कोशिश भी की गई है। वर्ण व्यवस्था से उद्भूत जाति प्रथा दलित समाज पर पूरी तरह लागू होती गई। साथ ही साथ जन्म के आधार पर जाति को बांध दिया गया। दलित समाज पर जातिगत भेदभाव के साथ अस्पृश्यता की घिनौनी व्यवस्था भी थोपी गई। अस्पृश्यता को 1955 ईस्वी में कानूनी अपराध घोषित किया था, पर इसके उपरांत भी भारतीय समाज के कोने कोने में अस्पृश्यता की व्यवस्था जारी है। शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार दलित समाज का दुर्भाग्य है कि कानून बनने के बावजूद समाज, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और मीडिया में अस्पृश्यता अतीत की वस्तु नहीं बनी है। स्थिति में इजाफा यह है कि सुधरे हुए परिवर्तित रूप में अस्पृश्यता पहले शरीर से होती थी, अब विचारों, हितों और हकों से होती है, जो शरीर से कम मन मस्तिष्क पर अधिक आघात पहुंचाती है। संपादक उमाशंकर चौधरी, हिस्सेदारी के प्रश्न प्रतिप्रश्न से उद्धृत, पृष्ठ संख्या 320। इस स्थिति का सामना करने के लिए दलित विमर्श सवर्णवादी समाज से भिड़ने लगा। दलित मुक्ति से भारत की समूची व्यवस्था में प्रबल सुधार आ जाएगा। दलित विमर्श की भूमिका में कमल भारती लिखते हैं, दलित विमर्श सिर्फ एक जाति का विमर्श नहीं है, जैसी कि आम धारणा है कि किसी दलित समस्या को लेकर किया विमर्श ही दलित विमर्श है। यह धारणा गलत है। दलित विमर्श के केंद्र में दलित समस्या को नहीं नकारा जा सकता, पर यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में है। इसके केंद्र में दलित मुक्ति का प्रश्न राष्ट्रीय मुक्ति का प्रश्न है। कमल भारती, दलित विमर्श की भूमिका, पृष्ठ संख्या 15। दलित विमर्श को विस्तृत धरातल पर परखने से ही दलित समस्याओं का निदान होगा।
जिससे राष्ट्रीय मुक्ति की राह आसान बन जाएगी। शोषण की परंपरा ने दलित समाज को अभिशप्त चिंतन के घेरे में बनाकर रखा है। नीतिवाद, कर्मवाद आदि की मनगढ़ंत धारणाएं दलित को उसी घेरे में सीमित होने की सीख देती आ रही है। अभिशप्त चिंतन के माहौल में अंधविश्वास भी सुदृढ़ होते जा रहे हैं। ये अंधविश्वास पुरानी एवं नई कुप्रथाओं को आधार बना रहे हैं। दलित समाज को शोषण की जड़ों से मुक्त होने के लिए अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर जाना जरूरी हो गया है। शिक्षा की जागृति से दलित मुक्ति संघर्ष सशक्त हो जाता है। भारत में अब तक कई प्रबल दलित मुक्ति आंदोलन संपन्न हो गए हैं। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज आंदोलन, चांद गुरु का नमो शूद्र आंदोलन, अच्युतानंद का आदि हिंदू आंदोलन, ईवी रामस्वामी नायकर का आत्मसम्मान आंदोलन, मंगूराम गोवले का आदिधर्म आंदोलन, नारायण गुरु का आंदोलन, अयंगाली का आंदोलन, केपी करुपन का आंदोलन, गांधी का हरिजन उद्धार आंदोलन, अंबेडकर का आंदोलन आदि दलित मुक्ति को आसान बनाने के सशक्त मार्ग दिखाते रहे। दलित राजनीति की बुनियाद सुदृढ़ है, पर भ्रष्ट राजनीतिक परिवेश में पड़कर दलित जीवन और दलित राजनीति का सही विकास नहीं हुआ। दलित पैंतरों ने प्रबल राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ दलित हस्तक्षेप को सभी क्षेत्रों में करने का प्रयत्न किया था। काशीराम ने दलित राजनीति को लंबे समय तक सही दिशा में आगे बढ़ाया, पर धीरे धीरे बसपा राजनीति शिथिल होती गई। काशीराम की उत्तराधिकारी बनी मायावती दलित राजनीति की दिशा निर्धारित करती रही, पर वर्तमान राजनीतिक माहौल में यह भी कमजोर होती जा रही है। ब्राह्मणवाद को दुश्मन मानने वाले आम दलित लोग भूमंडलीकरण की नीतियों को प्रारंभिक दौर में मुक्ति का मार्ग समझ रहे थे, पर भूमंडलीकरण की पूंजीगत व्यवस्था तथा हिंदू राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चालें दलित को गुमराह बनाने में सक्षम दिखती हैं। असंख्य दलित जाने अनजाने अभिजात के शिकार भी हो चुके हैं। इस अभिजात से दलित को मुक्त कराने एवं दलित को मुक्ति के सपने दिखाने के लिए दलित साहित्य आक्रोश, मांग व नकार व्यक्त कर रहा है। दलित साहित्य के सौंदर्यशास्त्र की स्थापना धीरे धीरे होने लगी है। दलित विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए तर्कसंगत दलित प्रतिरोध आवश्यक हो गया है। प्रतिरोध के ऐसे कदम से दलित मुक्ति संभव हो सकती है। उभरते युवा राजनीतिक नेताओं से दलित मुक्ति की उम्मीद बनी हुई है। असल में प्रतिरोध का प्रगतिगामी तेवर ही दलित संघर्षगाताओं की जान है और दलित मुक्ति की राह भी। इसके लिए इतिहास बोध एवं राजनीतिक बोध के साथ दलित समाज को दलित मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाना है। दूसरा अध्याय दलितेतर की कविताओं में दलित दृष्टि है। इस अध्याय के अंतर्गत पूर्णतः दलितेतर की कविताओं के दलित नजरिए को परखने का प्रयास किया गया है। गैर दलित कविताओं के नजरिए को पूरी तरह नजरअंदाज करने से दलित मुक्ति के विकल्प ही कम हो जाएंगे। दलित समाज के आलोचनात्मक विवेक को विकसित करने के लिए गैर दलित कवियों की कविताओं पर दृष्टि जमाना लाभप्रद होगा। दलित, आदिवासी जैसे हाशिएगत समुदाय भोग रहे जातिगत वैमनस्य को मिटाने के लिए पुराने एवं नए गैर दलित कवि प्रयास कर रहे हैं। इन्हें पद प्रदर्शक कवि एवं पद के साथी कवि के रूप में दलित को देखना चाहिए। गैर दलित पद प्रदर्शक कवियों से दलित कवियों ने परोक्ष रूप में अवश्य प्रेरणा ग्रहण की थी, क्योंकि जातिगत भेदभाव विरोधी संवेदना की झलक इन पद प्रदर्शक कवियों की कविताओं में मौजूद है। सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, रामकुमार वर्मा आदि कवि इस श्रेणी में आते हैं। इन्होंने गहरी मानवीय संवेदना के साथ दलित सहित उपेक्षितों पर दृष्टि जमाई है। दलित चेतना के विकास में पद के साथ ही गैर दलित कवि अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने शोषण के आधारों पर प्रकाश डाला है। जगदीश गुप्त, नरेश मेहता, सुदामा पंडित धूमिल, जगदीश चतुर्वेदी, नागार्जुन, गोरख पांडे, रमणिका गुप्ता, हरिमोहन आदि ने दलित सहित समस्त उपेक्षितों को दिशा प्रदान की। इनके काम में सच्ची दलित दृष्टि की अनुभूति देखने को मिलती है। दलित पर कैसे शोषण चलाए जाते हैं और उनकी पहुंच किस हद तक होती है आदि से अवगत होने के लिए दलितेतर की दलित कविताओं पर गौर करना चाहिए। इन कविताओं में शोषण तंत्रों का खुलासा देख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था से जाति प्रथा की निर्मम नीतियों का आधार मिला। गोरख पांडे ने इसको संकेत देते ही लिखा था। जन्म और कर्म शीर्षक कविता में वे लिखते हैं, सबके सब ब्रह्म से निकले, मुंह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, वैश्य जांघों से, पैरों से शूद्र निकले, अभेद से भेद की शुरुआत हुई, पवित्र से छुआछूत की। गोरख पांडे समग्र कविताएं पृष्ठ संख्या 36। वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित प्रभुता की जाति व्यवस्था ने मनुष्य को कई खानों में बांट दिया।
इस अवैज्ञानिक संकल्पना से लोगों के अंदर में भेद की भावना जाग उठी। दिल को कहीं कहीं शूद्र एवं कहीं कहीं अभिशूद्र ठहराया गया। कहीं दिल को मनुष्य जाति में भी स्थान नहीं मिला है। दिल समाज को अपवित्र घोषित करते हुए वर्ण व्यवस्था की क्रूर कड़ी यानी छुआछूत की व्यवस्था को पवित्रता से जोड़ दिया गया। दिल समाज पर चलाई गई पाबंदियों के तंत्रों का पर्दाफाश इनके द्वारा किया गया है। अनंत काल से मुख्यधारा समाज के सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्व के कारण दलित विकास अवरुद्ध हो गया था। प्रभुत्ववादी धर्म विरोधा फैलाकर दलित को शोषण सहने लायक स्थिति तक पहुंचाते हैं। धर्म विरोधा रुग्ण धार्मिक परिवेश से उत्पन्न होती है। इसको भय एवं संदेह का वातावरण उर्वर एवं पानी देता है। इसके अलावा नीतिवाद भी इसे प्रोत्साहन देता है। भय किसी भी जीव जंतु का मूल भाव होता है। उसे मुक्त होने के लिए आदि मानव किसी अदृश्य शक्ति की, प्रकृति के किसी अंश की व अपने ही वीर नायकों की उपासना करने लगा। ब्राह्मणवादियों ने अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के बल पर पिछड़े लोगों के शोषण करने के उपकरण के रूप में इसे अपनाया। ज्योतिष, प्रायश्चित एवं संस्कृत भाषा के सहारे इन्होंने अपने शोषण कार्य को निष्कंटक बनाया। वैज्ञानिक चिंतन एवं तर्क बुद्धि से कोसों दूर रहते निरीह लोग धर्म का शिकार होते रहे। धार्मिक प्रायश्चित के शोषण तंत्र का खुलासा करते हुए उसकी जड़ों को काटने के उपाय भी कई गैरदलित कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। वैज्ञानिक चिंतन और प्रयोग से प्रतिरोध की राह ढूंढकर यमलिका गुप्ता लिखते हैं, तर्क झूठे हैं जो धर्म और भगवान के नाम पर पापों का प्रायश्चित कराते हैं। गवाने को बस गुलामी की बेड़ियां हैं तुम्हारे पास। बस एहसास करो कि तुम गुलाम हो, तुम मुक्त हो जाओगे, इसलिए अब सब्र नहीं फैसला करो। यमलिका गुप्ता बीट 70 में चलने लगे। प्रश्न संख्या 47। कवयित्री कहना चाहती हैं कि सदियों से धर्म विरोधा के नाम पर उपनिषदों को पापों के प्रायश्चित के पहिए ढोने पड़े थे। वैज्ञानिक चिंतन से उपेक्षित समुदायों में चेतना भरकर वे जोड़ती हैं कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पहले अपने ऊपर चलाए जाने वाली गुलामी से अवगत होकर उसके विरुद्ध संगठित संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक चिंतन और उसके बल पर इतिहास की सीख भी जरूरी है। दलित समाज पर लागू की गई हर कुप्रथाओं का लक्ष्य शोषण को विभिन्न रूपों में बरकरार रखना था। विश्वासों के नाम पर अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया गया था। भक्ति को बुनियादी जरूरतों से सर्वोपरि के रूप में चित्र किया गया था। इस प्रकार के शोषण तंत्रों की सही जानकारी गैर दलित कविताओं में से प्राप्त होती है। शास्त्र वेदों के गंडन मंडन की आवश्यकता पर गैर दलित कवि दृष्टि जमा चुके हैं। शिक्षा से किसी भी समाज का विकास संभव है। मानवाधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, पर अछूत ठहराए गए बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। शिक्षा से ही इनकी उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। नंद किशोर तिवारी के अनुसार अछूतों की उन्नति आयोजना पर चाहे किसी भी दृष्टि से विचार किया जाए, पर जब तक उसके व्यावहारिक कार्यक्रम में शिक्षा को प्रमुख स्थान नहीं प्रदान किया जाएगा, तब तक उसकी संपूर्णता और सफलता संपादित हो ही नहीं सकेगी। नंद किशोर तिवारी, चांद मई 1927, पृष्ठ संख्या 10। शिक्षा को प्रमुख स्थान दिए बिना अछूतों की विकास योजनाएं बेकार हैं। ब्राह्मणवादी शिक्षा के वर्चस्व से आगे बढ़ते हैं। सवर्णवादी शिक्षा पद्धति उनकी संप्रभुता बनाए रखने के लिए दलित समाज को शिक्षा से वंचित करते हुए ब्राह्मणवादी दलित बस्तियों में शोषण तंत्र चलाते हैं। इस ओर संकेत देते हुए धूमल मोचीराम शीर्षक कविता में लिखते हैं, कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सकते हैं और पेट की आग से डरते हैं। धूमल संसद से तड़क तक, पृष्ठ संख्या 41। धूमल इतिहास बोध के साथ कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी समाज की ओर से दलित समाज को अक्षरों के आगे अंधा कर दिया गया। इसे भाषा एवं पेशा पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व बना रखा। दुख मिटाने की खातिर दलित हर अन्याय को चुपचाप सहता रहता है। धूमल के अनुसार यह एक समझदार चुप है। कभी इंगार से बड़े समझदार चुप को प्रतिरोध की समानार्थी राकुल में यहाँ देख रखेंगे। श्रम एवं गुण के अवमूल्यन से दलित सहित पिछड़ों के आत्मविश्वास का खाना किया गया था। इस निष्ठुर वातावरण में दलित के सामने आर्थिक पराभव में फंसाकर उसे आश्रित बनाने वाली नीतियां भी दिखती है। ऐसी नीतियों का खुलासा गैर दलित कविताओं को परखने से हो जाएगा। इतिहास के सवर्णवादी रुझान एवं हाशिगीकरण के राजनीतिक चल के साथ दलित को इतिहास बोध एवं राजनीतिक बोध से वंचित करने वाली सशक्त कूटनीतियों का खुलासा दलित की दृष्टियुक्त कविताओं में स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। तीसरा अध्याय दलित कविताओं में इतिहास है।
उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में दिल के गुण, मेधा, मेहनत, संघर्ष, गौरव आदि को नजरअंदाज किया गया था। इसलिए मुख्यधारा इतिहास में दिल के गौरवान्वित इतिहास को ढूंढना दलित समाज को दिशाहीन बनाना ही है। इस अध्याय में नई दृष्टि से दलित कविता में अभिव्यक्त इतिहास बोध के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि जमाई गई है। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक दृष्टि की जरूरत है। भुक्तभोगी दलित के जीवनानुभव में दलित समाज का सच्चा इतिहास है। इसकी अभिव्यक्ति प्रभुत्ववादी ग्रंथों में नहीं मिलेगी। दलित कविता में ऐतिहासिक दृष्टि की अंतर्धारा देखने को मिलती है। वहां इतिहास की प्रभुत्ववादी व्याख्या की पहुंच पर दलित कवि आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। कर्मवाद की पकड़ एवं कुप्रथाओं की पहुंच पर दलित कवि आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार अगले जन्म में उसे सुख या दुख की प्राप्ति होती है। इसी को कर्मवाद या कर्म सिद्धांत कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि सुंदर चरित्र वाले व्यक्ति अच्छी योनि प्राप्त करते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य योनि, और निंद चरित्र वाले व्यक्ति नीच से नीचतम योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे सुअर, कुत्ते, चांडाल आदि। भाग्य, निधि और पुनर्जन्म के सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। दलित समाज को स्वाभिमानहीन बनाने में इन सिद्धांतों का बड़ा हाथ है। दलित को स्वाभिमानहीन और अधिकारहीन बनाने वाले कर्मकांडों की अभिजात संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए रेमणिका गुप्ता लिखती हैं, भाग्य और पूर्वजन्म पर आधारित सोच का गुलाम बनाकर इस अभिजात संस्कृति ने इन्हें गुलामी को सख्त स्वीकार करने की हद तक ब्रेन वॉश कर दिया और अपने लिए सुविधाएं जुटाने का व्यू रचती रही। संपादक रेमणिका गुप्ता, दलित चेतना सोच, पृष्ठ संख्या 21। कर्मवाद की पकड़ में आकर भाग्य, पूर्वजन्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए दलित मानसिक गुलामी को सहज स्वीकार कर रहा है। दलित किस्मत का खेल एवं ईश्वर की इच्छा समझकर शोषण को सलता आ रहा है। इस स्थिति में वो प्रतिरोध या प्रतिशोध नहीं प्रकट कर पाता था। ऐसे जीवन के बारे में साजिश कविता में सीबी भारती लिखते हैं, चेहरे पर जब भी आया आक्रोश, तुमने बताया कि ये सब किस्मत का खेल है, पाप है पूर्व जन्मों का और भाग्यवाद पुनर्जन्म की सीमा रेखाओं में मैंने समझा मेरी भी भाग्य रेखाएं विलीन हो गई है। मैंने यातनाओं को अपनी निधि मान लिया। मैं जानने लगा कि सेवा करते रहना ही मेरे कर्मों का प्रायश्चित है। सीबी भारती, आक्रोश, पृष्ठ संख्या 33। ब्राह्मणवादी दलित को सिखाते हैं कि किस्मत खराब हो जाने के कारण दलित समाज की दुर्गति होती है। शोषण सहने लायक स्थिति तक दलित समाज को ले जाने के लिए ऐसी सीख दी जाती है। ब्राह्मणवादी समाज पूर्व जन्म के पापों के बारे में बताकर व भाग्यवाद एवं पुनर्जन्म की सीमा रेखाओं को समझाकर दलित को सब कुछ निधि मानने को मजबूर करता है। इसके बाद दलित को निष्काम कर्म की महत्ता समझा दी जाती है। इसमें विश्वास करते हुए वह अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित समझकर निष्काम निस्वार्थ कर्म करता रहता है। ईश्वर हित मानकर ही दलित समाज के आम लोग मानववादियों के लिए निष्काम कर्म करते रहते हैं। 18 जनवरी 1932 को ठाणे जिले के वरिष्ठ परिषद के आयोजन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए अंबेडकर ने कहा, आप लोग अपने मन से, दिलो दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए कि जो बात गलत होती है उसे ईश्वर करता है। ईश्वर ने हम लोगों को अछूत के रूप में पैदा किया है। यह भगवान की मर्जी है। आप लोगों को फिलहाल ईश्वर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसका कारण यह है कि अन्य लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। इससे हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन यह पिछले जन्म के पाप के कारण नहीं हुआ है। अनुवादक एवं संपादक एल जी मेसरा, विमल कीर्ति और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, खंड 2, पृष्ठ संख्या 150-151। ने यदि ईश्वर हित मानकर एवं पिछले जन्म के पाप समझकर दुस्थिति भरी जिंदगी जी रहे आम दलित लोगों में चेतना भरना अम्बेडकर का एक प्रबल उद्देश्य था। अभिजात संस्कृति के दबाव में दलित अस्मिता भी खतरे में पड़ गई है। कई दलित सही इतिहास बोध के अभाव में अभिजात संस्कृति के अनुग्रह एवं अनुसरण करते हुए बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दलित स्त्री के गौरवान्वित इतिहास को छिपाकर उसे शोषण के मकड़जाल में धकेला जा रहा है। दलित स्त्री दलित समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर गिरी है। वो जातीयता एवं प्रतिसत्ता से उत्पन्न सभी वर्जनाओं में जीने को अभिशप्त है। अर्थयुग कविता में जजत रानी मीनू लिखती हैं, दलित स्त्री वर्ण, जाति, अशिक्षा, निर्धनता की दासता के गर्त में लुट रखा है उसका श्रम, उसका जीवन, उसका घायल सा वजूद। जजत रानी मीनू, पिता भी तो होते हैं मां, पृष्ठ संख्या 176। दलित स्त्री वर्ण जाति के शोषण तंत्र में बहुत सारी कुप्रथाएं भुगती है। ब्राह्मणवादी समाज एवं दलित समाज उसके श्रम और जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं।
स्त्री और दलित होने के आधार पर उसको स्वरों से उत्पीड़ित किया जाता है। ब्राह्मणवाद एवं पुरुष वर्चस्ववाद से दलित स्त्री दोहरे शोषण के दलदल में पिसती जा रही है। अशिक्षा एवं आर्थिक तंगी के अभिशाप से भी वो पूरी तरह त्रस्त होती है। मिदक को इतिहास ठहराकर सवर्णवादी मिदगी गादाएं एवं संकल्पनाएं गिरते रहे। मिदक गठन के पीछे साजिशें भी होती हैं। सवर्णवादियों ने ज्यादातर ऐसी साजिशों से भरे मिदक ही गढ़े हैं। ये तो हाशियागत लोगों को एक कदम और पीछे की ओर मुड़ने की सीख देते हैं। मनवादी दिल की प्रगति के रास्ते में हमेशा मुश्किलें पैदा करते हैं। मिदगी कदाओं में इन्होंने जानबूझकर ऐसे पात्रों को चित्र किए जिन्हें ज्ञान प्राप्ति का अधिकार तक न दिलाया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि शंभू का सिर कविता में लिखते हैं, मैं उड़कर भागना चाहता हूं, शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है, चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूं, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि सदियों का संधा पृष्ठ संख्या 26। यहाँ राम मनवादियों का प्रतीक है। राम ने एक बार शंभू का वध किया था, पर इसी मिदक की आड़ में असंख्य मनवादियों ने पिछली जातियों की ज्ञान पिपासा की हत्या की है। तपस्या करते वक्त यानी ज्ञान के आलोक की ओर बढ़ते वक्त वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र शंभू का वध किया गया था। इस मिदगी कथा से अवगत असंख्य हाशियागत लोग डर के मारे ज्ञान के आलोक की ओर बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यही इस मिदक का उद्देश्य भी है। शंभू की तपस्या से ब्राह्मणवादी सिद्धांत खतरे में पड़ सकता था, इसलिए राम से उसका सिर कटवा लिया था। ये मिदक दलित की चेतना में भी अपने दायरे में सीमित होने का भाव भरता है। ऐसे मिदगी साजिशों को इतिहास बोध के साथ टुकराने के सृजनात्मक प्रयास में दलित कवि लगे हुए हैं। सवर्णवादी शास्त्र ग्रंथों की पहुंच मिदक को जीवन बनाकर रखती है। दलित को मानवीय दर्जा भी न देने वाले इन ग्रंथों का निषेध दलित प्रगति के लिए अनिवार्य हो गया है। अशिक्षा के अभिशाप के कारण दलित दिशाहीन हो जाता है। पूर्वजों की अजय स्मृति को वो संजो कर नहीं रख पाया था। पूर्वजों की संघर्ष चेतना से प्रेरणा लेना समय की आवश्यकता है। मुक्ति की तलाश में सीमित संकुचित दृष्टि दलित प्रगति सुनिश्चित नहीं करेगी। दलित समाज मुक्ति के विकल्पों के रूप में अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद आदि से सहारा ले सकता है। दलित समाज हजारों सालों से अपनी मुक्ति की राह तलाश रखा है। अम्बेडकरवाद से दलित मुक्ति की संभावना ज्यादा है। सुशील ठाकुर अभावों की दुनिया में कविता द्वारा दलित मुक्ति की घोषणा यूं कर रही है, अभावों में रहकर भी कष्टों का सर पर भी कमजोर नहीं वे, शिक्षा संगठन संघर्ष का संदेश बन गया है उनकी ताकत। सुशील ठाकुर हमारे संख्या 149। अभावों एवं कष्टों की दुनिया में रहकर भी दलित समाज पराजय नहीं मानता था। अंबेडकर ने दलित मुक्ति के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष का नारा बुलंद किया था। अंबेडकर अंतर्जातीय विवाद, शास्त्र ग्रंथों की सत्ता का निषेध एवं राजनीतिक सुधार से भी दलित मुक्ति की कामना करते थे। बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते हुए अपदीप वहा का संदेश उन्होंने दलित समाज की मुक्ति के लिए फैलाया। किसी बाहरी शक्ति या बाहर वालों की उम्मीद में निष्क्रिय रहने के बजाय स्वयं दीपक बनकर अपनी राय तय करना उस संदेश का मूल विचार है। इन सभी सिद्धांतों के शरीर अंबेडकरवाद में विश्वास करते हुए दलित मुक्ति की तलाश भी हो रही है। अब शिक्षा से जागरूक दलित बुद्धिजीवी एवं साहित्यकार इतिहास बोध के साथ अपने इतिहास की सही खोजबीन करने लगे हैं। इतिहास के पुनर्गठन का संवेदनात्मक आह्वान दिखाई दे रहा है। दलित के हाथों से दलित का इतिहास लिखे जाने लगा है। इस प्रकार दलित कविता में मौजूदा इतिहास बोध व ऐतिहासिक दृष्टि की दशा को दर्शाने की कोशिश भी की गई है। 14 अध्याय दलित कविता में राजनीति है। दलित कविता में दलित की राजनीतिक स्थितियों की वास्तविक अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है। दलित काव्यधारा में मौजूदा राजनीतिक बोध एवं राजनीतिक चेतना के विभिन्न पहलुओं पर इस अध्याय में दृष्टि डाली गई है। भारत में राजनीतिक परिवेश के आधार पर सामाजिक परिवेश भी बदलता रहता है। संघीय राजनीतिक परिवेश में दलित कविता राजनीति संबंधी विभिन्न पहलुओं के असली उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है। मुख्यधारा राजनीति का इतिहास दलित समाज की राजनीतिक उम्मीदों से मुंह मोड़ने वाला इतिहास है। अतीत से लेकर वर्तमान तक मुख्यधारा राजनीतिक परिवेश में प्रभुत्ववादी राजनीतिक सांस्कृतिक नीतियों का बोलबाला कायम है। गरीबी दलित जीवन की कड़वी सच्चाई है। दलित समाज को गरीब बनाए रखकर मुख्यधारा समाज के राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते हैं। पैसे के मोहजाल में फंसाकर, दारू की बोतल दिखाकर व धमकी देकर गरीब दलित लोगों को वोट बैंक की राजनीति में उलझाया जाता है।
दलित अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि सवर्णवादी राजनीति चालें और ब्यूरोक्रेसी उन्हें आर्थिक विविधता में बनाकर रखते हैं। दलित लोग नेताओं के लिए सीढ़ियां मात्र हैं जिन पर चढ़कर वे अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। सीढ़ियां हमेशा वही रहने को मजबूर होती है। वरेण्य सांस्कृतिक राजनीति के दाव पेच में असंख्य दलित और भी दमित होते जा रहे हैं। राजनीति के पीछे छिपी सांस्कृतिक चालों को समझना भी काफी कठिन हो गया है। दलित राजनीति अंबेडकर के बाद बिगड़ती जा रही है। सत्ता, संपत्ति व सम्मान के मोहजाल में फंसकर कई दलित राजनेता अपने मूलभूत उद्देश्यों से विचलित हो रहे हैं। मुख्यधारा राजनीति भी दलित राजनीति को दिशाहीन बनाने के भरसक प्रयास में है। आरक्षण को राजनीतिक मुद्दे के रूप में अपनाया जा रहा है। दलित को आरक्षण में सीमित करने की राजनीति एवं दलित आरक्षण पर रोक लगाने की राजनीति एक साथ देखने को मिल रही है। आरक्षण की सुविधा दलित दुस्थितियां कम करने का एक उपाय है। आरक्षण और संवैधानिक सुविधाओं से दलित समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। धीरूभाई शेठ के अनुसार आरक्षण की नीति ने अनगिनत निचली जातियों के लिए शैक्षणिक और व्यवसायगत विशेष सुविधाएं मुहैया करके उनके निम्न कर्मकांडी दर्जे को उनके लिए नुकसानदेह की बजाय लाभकारी बना दिया। अब वे पारंपरिक जाति व्यवस्था में अपनी निचली हैसियत के नाम पर नए सामाजिक स्तर विन्यास में पूंजी जगह पाने का दावा करने लगे। संपादक अभय कुमार दुबे, लोकतंत्र के 7 अध्याय से उद्धृत, पृष्ठ संख्या 110। आरक्षण की नीति से अनेक दलित लोग लाभान्वित होते हैं, पर आरक्षण में ही दलित को सीमित करने वाली नीति भी सवर्णवादी राजनेता चलाता है। केवल आरक्षण से दलित मुक्ति की उम्मीद रखना अंबेडकर के आदर्शों के खिलाफ है। सवर्णवादी समाज के कई राजनेताओं के नजरिए में अब दलित को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। सीबी भारती आक्रोश कविता में लिखते हैं, किसी गांव में एक दिन के लिए सही शेड्यूल्ड कास्ट बनकर जाओ, मांगो बताकर जादी पीने को पानी, तब जानोगे तुम घृणा कितनी मिली हमें। आरक्षण उसी घृणा का मुआवजा है जो कि समाज हमें घृणा को चुपचाप पीने के बदले शोषण के दंशों को बुलाने के लिए बेमान के दे रहा। सीबी भारती आक्रोश, पृष्ठ संख्या 16। वरेण्य राजनेताओं का दावा है कि आरक्षण के दलित की स्थिति बहुत अधिक सुधरी है। उनके मत में अब दलित समाज को आरक्षण और अन्य विशेष संवैधानिक सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है। कवि के अनुसार आरक्षण में असल में सदियों से ऋण सहते रहने के लिए अभिष्ट हो चुके दलित को दिए जाने वाला मुआवजा है। मुनाफा केंद्रित वैश्वीकरण के दौर में दलित एक फालतू चीज बनता जा रहा है। वैश्वीकरण के इस भवंडर के प्रति सहमति एवं असहमति भी देखने को मिल रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूरे विश्व के लोग एक समाज बन जाने के भ्रम में है। इस प्रक्रिया में आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक ताकतों का संयोजन होता है। वैश्वीकरण के संदर्भ में दलित समृद्धि की एक बात परंपरागत रोजगार से हटकर अन्य रोजगार अपनाने का अवसर मिलना है। वैश्वीकरण में ब्राह्मणवादी समाज द्वारा निर्धारित जातिगत पेशों से ऊपर उठकर अन्य पेशे अपनाने का अवसर दलित को मिलने की उम्मीद थी और वहां उसकी जाति नहीं देखी जाती थी। अंग्रेजी उपनिवेशक की ओर से दलित आरक्षण पर बल दिया गया था। उस उपनिवेशन को ब्राह्मणवादियों से बेहतर मानने वाले दलित लोग भी इस नव उपनिवेशन को उम्मीद की दृष्टि से देखने लगे। ब्राह्मणवादी समाज की सत्ता इस वैश्वीकरण से समाप्त होने की उम्मीद भी उनमें झाग उड़ी थी। विश्व व्यापार संगठन के नियमों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित ही सम्मिलित होते हैं। उसमें हेरफेर करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। अनकही कहानियां कविता में रचनी तिलक लिखते हैं, WTO ने भी आकर हमें एक धक्का और मारा। निजीकरण के खोखले दावों ने चीनी पेट की रोटी, हाथ की रोसी, वैश्वीकरण की चमक में उजाड़ दी हस्ती सारी। छीन गए शिक्षा, नौकरी और रहने के घर। हम फिर से बेघर, अनपढ़ करेंगे बेगार। तरह तरह की स्पर्धाओं में दले जाएंगे हम और हमारे बच्चे। क्या बच सकेंगी हमारी नस्लें? रजनी तिलक, हवासी बेचैन युवतियां, पृष्ठ संख्या 59। चुनाव की राजनीति के आधार पर कुर्सी पर बैठती सरकारें मुनाफे के लिए निवेश को प्रोत्साहन देती रही। असल में जो विकास के दावे सरकारें देख रही हैं वे वादे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर आधारित होते हैं। भारतीय श्रमजीवी दल लोगों पर इस पूंजी के खेल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। निजीकरण के लिए सरकारें सभी सार्वजनिक उद्योग और सेवा संस्थाओं को बेचती रही। निजीकृत क्षेत्रों में दल को आरक्षण नहीं मिले। वैश्वीकरण के गोखले दावों में विश्वास करके दल श्रमजीवी धोखे में पड़े। निजीकरण के उनकी रोजी रोटी छीन ली। निजीकरण में विश्वास करते हुए दल जीवन का
दलित जीवन बहुत अधिक बर्बाद हुआ। विकास के नाम पर दलित बस्तियों से दलित को विस्थापित किया गया। इस प्रकार दलित समाज की अस्तित्व मिटाई जा रही है। कवि को डर है कि इस वैश्वीकरण की राजनीति के कारण दलित विकास फिर से अवरुद्ध होने की संभावना है। वैश्वीकरण के विरुद्ध असहमति का विवेक दिखाए बगैर दलित का विकास असंभव दिख रहा है। दलित हितार्थ अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन हुए हैं। उन आंदोलनों की आंदोलन धर्मिता से राजनीतिक चेतना ताकतवर हो सकती है। दलित कविता उन आंदोलनों से उभरती राजनीतिक चेतना की पहुंच पर भी दृष्टि जमाती है। प्रतिरोध की राजनीति वर्तमान की मांग है, जिसे दलित राजनीति को भी अख्तियार करना चाहिए। इस तरह की राजनीतिक चेतना को दलित कविता आवाज देती है। 5वां अध्याय भाषाई प्रतिरोध है। भाषा प्रतिरोध का प्रबल औजार है। दलित कविता के भाषाई प्रतिरोध दलित जीवन से संबद्ध होता है। किसी भी समाज के परिवेश को जानने के लिए उसकी जीवंत भाषा के आधारों को जानना है। जीवंत भाषा लोकगीतों से संबंध दलित जीवन में प्रतिरोध की नई शक्ति देती है। दलित कविता में दलित जीवन से संबंधित भाषाई संकेत मिलते हैं। इसके भीतर प्रतिरोध, प्रतीकात्मक प्रतिरोध की पराकाष्ठा, प्रतिरोध के औजार और बिंब, प्रतिरोध के औजार के रूप में मृतक, नवीन अर्थगणन की झलक आदि की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में मिलती है। दलित कवि शोषण के प्रतीकों के प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक आक्रोश, नकार, विद्रोह, स्मृति आदि के रूप में आते हैं। दलित समाज के श्रम का फल भोगकर ब्राह्मणवादी समाज आराम से जीता है। इस बात को प्रतीकात्मक तौर पर चित्रित करते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, पेड़ तुम्हारा हरापन उसी वक्त तक है जब तक ये पत्ते सही सलामत हैं तुम्हारी टहनियों पर। पेड़ तुम उसी वक्त तक सलामत हैं जिसे पत्ते जरते ही पेड़ नहीं ढूंढ कर लाओगे, जीते जी मर जाओगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि बस बहुत हो चुका। प्रश्न संख्या 11। यहाँ वैज्ञानिक आधार पर कवि परंपरागत प्रतीकों को तोड़कर नए प्रतीकों को ला रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों एवं हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके अपने भोजन तैयार करते हैं। कवि ने यहाँ पेड़ को ब्राह्मणवादी समाज का प्रतीक माना है। पत्ते को यहाँ आम दलित लोगों का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार पत्तों के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, उसी तरह दलित के बिना ब्राह्मणवादी समाज नहीं टिक पाता है। दलित श्रम का शोषण करते हुए ब्राह्मणवादी पेड़ की तरह फलते फूलते हैं। ब्राह्मणवादी नियमों की टहनियों पर दलित रूपी पत्ते रहते हैं। जिस प्रकार पत्तों के छोटे छोटे छेद प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, उसी तरह दलित जातियों को उपजातियों में बांटकर जाति प्रथा बरकरार रखी जाती है। अगर आम दलित रूपी पत्ते झड़कर मिट जाएंगे तो ब्राह्मणवादी समाज निराश्रित हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। दलित कविता में अभियुक्त बिंब दलित की जिंदगी की त्रासदी और उसके यथार्थ को व्यक्त करते हैं। जजत रानी मीनू लिखती है, एक बूंद चली इटलाकर सदियों पुरानी परिपाटी तोड़कर, किनारों को पार कर समुद्र को ललकार कर, बूंद को गिरफ्ता देख समुद्र भटका, हिल गया उसका मन मस्तिष्क, कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा खुलेआम। रजत रानी मीनू पिता भी तो होते हैं माँ 73। यह सर्वविदित है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। इस काव्यांश के बिंब में बूंद अपनी महत्ता स्थापित करना चाहती है। बूंद निर्धारित दायरे से बाहर आकर किनारों को पार कर रही है। वो किनारों को पार करते वक्त अहंकारी समुद्र को ललकारती भी है। उसको बाहर आते गरजते देख समुद्र हार न मानकर भटकता रहता है। सच ये है कि बूंद के बिना समुद्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके बारे में समुद्र भी जानता है, फिर भी घुलकर वो ये सत्य नहीं मानता है और उल्टे चुनौती दे रही बूंद को धमकाना चाहता है। यह दृश्य बिंब परंपरागत प्राकृतिक बिंब नहीं है। बूंद को दबाई गई दलित जनता और समुद्र को ब्राह्मणवाद के रूप में नहीं देखा जाएगा तो इस दलित बिंब की तीक्ष्णता समझ में नहीं आएगी। ब्राह्मणवादी नियमों से बाहर आकर प्रतिरोध करने का प्रबल दलित आग्रह ही इस बिंब में दिखाया गया है। प्रतिरोध के औजार के रूप में मिथक के प्रयोग भी दलित कविताओं में प्रबल रूप में आते हैं। दलित कविता के मिथकीय प्रयोग परंपरावादी मिथकीय दृष्टिकोण को नकारते हैं। दलित जीवन में प्रयुक्त शब्द एवं उसके अर्थ दलित जीवन यथार्थ की सही पहचान कराते हैं। इस प्रकार दलित कविता में नवीन अर्थगणन की झलक भी दिखने लगी है। किसी जीव की सहजता उस जीव के जैविक व नैसर्गिक तौर पर अपने जीवन से जुड़ने पर आश्रित होती है। सृजनात्मकता भी उसकी जैविकता पर आधारित होती है। अजैविक भाषा बनावटी होती है। उस बनावटी व कृत्रिम भाषा में संवेदना का सही ढंग से संप्रेषण नहीं हो पाएगा। दलित कविता में पूरी तरह दलित जीवन की जैविकता प्रकट होती है। इसलिए दलित कविता की भाषाई पहुंच असीम है। दलित काव्यधारा में भाषा, प्रकृति, श्रम व संवेदना का आपसी रिश्ता देखने को मिलता है।
उसकी भाषा में दिल से जुड़े हुए शब्द आते हैं जो दिल जीवन के अभिन्न अंग है। भाषा अधिकार का स्वरूप ग्रहण करती है। अभिजात समाज संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं के द्वारा आम जनता पर दबाव डालता आया है। दलित समाज का दायरा ब्राह्मणवादी समाज खींचता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की सच्चाई पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, भौतिक परिष्कृत भाषा में समझाते हैं कुछ लेख, मेरे होने या न होने का अर्थ देखते हैं संदेश से, मेरी हर हरकत को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। ओम प्रकाश वाल्मीकि अब और नहीं, पृष्ठ संख्या 70-71। दलित समाज में मौजूद भलाई के पहलुओं को बौद्धिक परिष्कृत भाषा अब तक नजरअंदाज करती आ रही है। दलित समाज से संबंधित सकारात्मक पहलुओं को भी नकारात्मक पहलुओं के रूप में परिष्कृत भाषा गढ़ने वाले चित्र करते हैं। अब भी वरेण्य भाषिक तंत्र दलित की हर हरकत को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखता है। उन हरकतों को भारतीय समाज के लिए खतरे के रूप में चित्र भी किया जाता है। वरेण्य भाषिक तंत्र के खिलाफ अपनी निजी भाषा में दलित कवि सघन प्रतिरोध की अभिव्यक्ति देने लगे हैं। वे मुक्तिगामी मानसिकता की अभिव्यक्ति करने लगे। इसकी अभिव्यक्ति में व्यंग्य भाषा भी, व्यंग्य शैली भी घुल मिल जाती है। दलित सौंदर्य से युक्त दलित संवेदना को संवर्ती भाषा में दलित कविता के भाषाई प्रतिरोध अभिव्यक्त हो रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के महान उद्घोष स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। अंबेडकर ने इसे मंत्र की तरह अपनाया था क्योंकि यह तत्व मानवीय संवेदना के केंद्रीय तत्व है। कुछ दलित चिंतकों ने भाईचारा शब्द के बदले पर्यायवाची के रूप में और आदि उन्नत रूप में सामुदायिकता शब्द को लिया है। स्वतंत्रता, समानता और सामुदायिकता को केंद्र में रखकर दलित साहित्य में दिल की गहरी सच्ची संवेदना बोगे हुए अनुभव के साथ अभिव्यक्ति पाते हैं। दिल मुक्ति का दर्शन इसमें अंतर्भूत होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुसार मानव मुक्ति के सभी रूपों और अंतरंगों का दर्शन दलित साहित्य में दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक ही नहीं होती, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक भी होती है। इसलिए दलित साहित्य के अंतर्निहित धारा में स्वतंत्रता का भाव प्रधान रूप में विद्यमान है। समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की चेतना जैसे मूल तत्वों पर दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र टिका हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, पृष्ठ संख्या 63। वास्तव में सामाजिक और मानवीय मूल ही दलित साहित्य के सौंदर्य मूलक है। सौंदर्यशास्त्र के नाम पर प्रभुत्ववादी सामाजिक मूल्यों की अभियोजना आलंकारिक भाषा में हुई थी। इस सौंदर्यशास्त्र पर प्रचार करते हुए सूर्यपाल चौहान लिखते हैं, तूने सौंदर्यशास्त्र के नाम पर परोसी है अश्लीलता और फैलाए है अंधकार अलंकारों के नाम पर। तुझे गांव की गरीब और भोली महिला के तन पर नजर नहीं आते फटे लत्ते और उसकी तार तार ओढ़नी। तू कैसा कलमकार है कि तुझे दिखाई नहीं देता खेत में निराई करती किसान बालों के तन से टपकता पसीना। तुझे दिखाई नहीं देते भूख से मुरझाए चेहरे पर आते जाते भाव। सूर्यपाल चौहान, वो दिन जरूर आएगा, प्रश्न संख्या 46। सवर्णवादी साहित्य का सौंदर्यशास्त्र दिल दृष्टि में अश्लीलता परोसने वाला सौंदर्यशास्त्र है। इस सौंदर्यशास्त्र के निर्माता ब्राह्मणवादियों ने दलित सहित पिछड़ी जातियों के लोगों की संवेदना को अंधकार में रखकर प्रस्तुत किया। रौनक भरे गोरे गोरे मुकुटों के साथ आती स्त्रियां उन्हें सुंदर लगती हैं, पर गांव की गरीब और भोली महिला के तन पर फटे लते और उसकी तार तार ओढ़नी उन्हें नजर नहीं आती। दलित साहित्य के सौंदर्यशास्त्र में ऐसी महिलाओं की दयनीय स्थितियों का सौंदर्य निहित होता है। किसान बालों के तन से टपकते पसीने में श्रम का सौंदर्य है। भूख से मुरझाए चेहरे पर आते जाते भाव में भूख की आग एवं असहायता का सौंदर्य है। वरेण्य साहित्य का सौंदर्यशास्त्र इन स्थितियों में सौंदर्य की परिकल्पना तक नहीं करता है, मगर इस तरह दलित संस्कृति एवं दलित साहित्य में दलित संवेदना और सौंदर्य अभिव्यक्ति पाते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दलित समाज की दुस्थितियों के लिए जिम्मेदार कारणों को समझने तथा उन पर विचार करने से ही दलित सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। ब्राह्मणवादी पूंजीवादी शक्तियां दलित सहित पिछड़ों के शोषण की जद्दोजहद कर रही है। ब्राह्मणवाद एवं पूंजीवाद के गठजोड़ को समझने के लिए इतिहास, बोध और राजनीतिक पहचान की जरूरत है। अभिजात राजनीतिक खेलों में फंसकर दलित और दलित राजनीति की दशा खतरे में है। फिर भी दलित राजनीति के नए सितारे दलित राजनीति से दलित समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने में प्रयत्नरत हैं। अब शब्द चिंतन के दायरे से इतिहास चिंतन की विशाल भूमि को अग्रसर होने से दलित समाज में नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। दलित कविता में दलित कवि प्रकृति एवं श्रम से जुड़ी सफेद पायानी शैली में दलित जीवन यथार्थ को अंकित कर रहे हैं। दलित को सही दिशाबोध के साथ आगे बढ़ने के मुक्ति मार्ग दिखाने से उद्देश्य किया गया एक शोधकार है। ये केवल एक कदम मात्र है। धन्यवाद।
धन्यवाद श्री कन्नन, आपने बहुत ही विस्तार से अपने शोध प्रबंध के सार को और आपने अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत किया है। और आपका जो विषय है, ये विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो आपने लीक से हटकर विषय का चयन किया है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि दलित अस्मिता, दलित चेतना, दलित संघर्ष, दलित परिश्रम, इस तरह के विषयों पर ही हम शोधार्थियों को शोध करते हुए देखा है, हमने देखा है। लेकिन आपका ये विषय जो है वो भी महत्वपूर्ण विषय है। आपने इतिहास और राजनीति के संदर्भ में दलित साहित्य, खासतौर से दलित कविता का अध्ययन किया। तो ये अध्ययन जो है वास्तव में आपने दलित विमर्श के अंतर्गत ही किया है। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, अब ऐसे मेरे लिए नहीं बल्कि जो छात्र सुन रहे हैं उनके लिए है, दलित विमर्श क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है? धन्यवाद सर। तो दलित विमर्श यानी दलित समस्याओं पर केंद्रित विमर्श है दलित विमर्श। और जैसे कि मैंने बताया कि ये केवल दलित समस्या पर केंद्रित नहीं होता, दलित की समस्याएं पूरे तौर पर, मोटे तौर पर राष्ट्रीय मुक्ति के प्रश्न हैं, तो उन्हें उस दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे मोहनदास मिश्रा भी इसी तरह कहते हैं, दलित विमर्श में तो दलित से संबंधित बहुत सारी बातें आती हैं, फिर भी वो केवल दलित की समस्या के रूप में बाकी लोग देखते हैं, तो उनको अलग करके देखते हैं, हाशिए लोग के रूप में उन्हें अलग करके देखते हैं। उसी तरह नहीं देखना चाहिए और दलित की समस्या को राष्ट्रीय मुक्ति की समस्या के रूप में देखना चाहिए, तभी दलित विमर्श की प्रासंगिकता बनी रहेगी और राष्ट्रीय मुक्ति भी हो जाएगी। ये मेरी राय है। अच्छा, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि दलित साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा अपने इतिहास का ही निर्माण कर रहे हैं। आप इस मत से कहाँ तक जी सर, सहमत है? जी सर, क्योंकि उनकी लेखनी द्वारा उनके पुस्तकों के अनुभव बाहर आते हैं ना, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो पुस्तकों के अनुभव है, उन्होंने स्वयं भोगी है, तो इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो ये असल में इतिहास ही है, क्योंकि वे अपनी कहानी बताते हैं, उसके जरिए अपना इतिहास बताते हैं, अपने समाज का इतिहास बताते हैं, उस काल सीमा में दलित को किस दृष्टि से देखा गया था उसके बारे में बताते हैं। तो दलित का पूरा इतिहास वहाँ देखने को मिलता है। आजकल तो साहित्यकार तो वाल्मीकि समाज का इतिहास, दंगी समाज का इतिहास आदि अलग तरह से पुस्तकें भी लिख रहे हैं, और इनकी कविताओं में भी उनका इतिहास हम देख सकते हैं। जैसे आत्मकथाओं में, प्रबंधों में उनका इतिहास देखने को मिलता है। आत्मकथाओं के बाद तो लगता है दलित कविता में आती है इतिहास पर परिकल्पनाएं और संकल्पनाएं आती है। तो सच्चा इतिहास ही है, काल्पनिकता का उसमें कोई जगह नहीं है। दरअसल दलित कविता और दलित आत्मकथा यद्यपि साहित्यकारों के अनुभव का जो कि एक तरह से डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, क्योंकि वो अपना अनुभव नहीं बल्कि अपने समुदाय के लोगों का अनुभव है, यानी इसीलिए उनका इतिहास है। क्योंकि जैसे शिकंजे का दर्द जैसे आत्मकथाओं का अध्ययन करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि वहाँ इस समाज के लोग जो है उनका इतिहास कैसे उसमें अंकित है, उनका पहले का जीवन कैसे रहा, और 2-3 पीढ़ियाँ उसमें है, और एक पीढ़ी में उनका जीवन कैसे रहा उसका अनुभव में प्राप्त हो। क्योंकि ये आपका ये विषय जो है बहुत रोचक, इसलिए मैंने बताया कि आपने दलित गैर दलित दोनों को लिया है। और क्या आप गैर दलित कविता, दलित कविता इस तरह का एक तरह से
विभाजन आप मानते हैं या नहीं, क्या ये सही भी है? गैर दलित कविता और दलित कविता। हाँ, गैर दलित कविता, हाँ। इसे मैंने एक दूसरा अध्याय, मेरे शोध का दूसरा अध्याय गैर दलित कविताओं की दलित दृष्टि पर केंद्रित होके लिखा है। और गैर दलित कवि दलितों के बारे में एक सहानुभूतिपरक दृष्टि से लिखते हैं। उस दृष्टि को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है आजकल, तो उस दृष्टि को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची सहानुभूति के साथ लिखने वाले भी होते हैं उधर। तो उनकी दृष्टि, क्योंकि शोषण के तंत्र कैसे चलाए जाते हैं वो तो गैर दलित कवियों को ज्यादा मालूम है, शोषण के तंत्र के बारे में। बाकी तो दलित कवि तो शोषण भोगते हैं, पर तंत्र चलाने वाले गैर दलित लोग होते हैं, तो उनको ज्यादा उस शोषण तंत्र के बारे में अवगत है। और शोषण तंत्रों का खुलासा ही हम गैर दलित कविताओं में देख सकते हैं, क्योंकि दलित दृष्टि रखने वाली कविताएं, कई कवि ऐसे हैं जिनमें सवर्णवादी मानसिकता भी है, कहीं कहीं सहानुभूति है, पर बीच बीच में अपनी सवर्णवादी मानसिकता भी आ जाती है। तो मैं ये नहीं मानता कि गैर दलित कवि दलित कवि से श्रेष्ठ हैं, पर उनकी संवेदना को पूरी तरह में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं सच्ची सहानुभूति भी हम देख सकते हैं। और बदलाव उधर लाना है ना, कहाँ से शोषण तंत्र चलाते हैं, तो बदलाव उधर लाना है, तो उन्हें भी मान्यता देनी चाहिए अगर उनकी सच्ची हमदर्दी है तो। दलित कविता और दलित साहित्य के अध्ययन के उपरांत आपको दलित साहित्य का प्रमुख मुद्दा क्या लगा है? सबसे प्रमुख मुद्दा, अहम मुद्दा क्या लगा है? मुझे लगता है कि जाति अपमान ही सबसे प्रमुख मुद्दा है। वो दूसरा सवाल उसके साथ आ जाएगा कि गैर दलित, दूसरा सवाल है, क्योंकि आपने जो बताया है वो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि लगभग इसका अनुभव हमें भी है कि गैर दलित साहित्यकारों ने जाति समस्या को कैसे एड्रेस किया है। जाति समस्या को गैर दलित, क्योंकि तमाम भेदभाव, तमाम अत्याचार, तमाम उत्पीड़न, ये सबके पीछे जातीय भेदभाव यानी हमारी जाति व्यवस्था है। और ये जाति व्यवस्था भी जैसा कि कहा गया है कि अमुक जाति का जन्म मुख से हुआ है, अमुक का हाथ से हुआ है, अमुक का पैर से हुआ है, ये जो है वास्तव में अमुक का पांव से है ना, चरण से, ये वास्तव में हमारे जो विज्ञान का अपमान है, क्योंकि विज्ञान ये नहीं मानता, क्योंकि किसी जानवर का, मनुष्य भी उसमें शामिल है, जन्म जो है एक गर्भा यानी उम्ब कहते हैं ना हम उसे, कोख के बिना संभव नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी का जन्म खीर खाने से हुआ है, विज्ञान के एक तरह से अपमान है। वास्तव में ये कपोल कल्पित ऐसी, क्योंकि दलित कविता के अध्ययन के उपरांत आपको भी लगा है कि इन कविताओं में इस तरह की चीजें आई है, कर्मकांड का विरोध, किसी तरह ईश्वर का विरोध है ना, ईश्वरवाद का विरोध, इस तरह की बहुत सारी बातें आई है। तो यही गैर दलित कवियों में क्योंकि गोरख पांडे का आपने जिक्र किया था कि ये कविता जो है ना, आपने उल्लेख किया था, मुँह से ब्राह्मण का जन्म हुआ, ये क्या वे मनुष्य है? मुख से जन्म लेने वाला क्या मनुष्य है? यहाँ सवाल आ जाता है ना। घर से, हाथ से कोई जन्म नहीं लेता है, वो भी मनुष्य नहीं है। इसका मतलब है कि वे सब मनुष्य नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग ही मनुष्य हैं। ये तो अलग बात है। एक दूसरी बात, क्योंकि आपका जो विषय है, क्योंकि दूसरों को भी विषय का अवसर देना है, इसलिए आपका विषय इतिहास और राजनीति है। तो आप बताएं कि कविता के अध्ययन के माध्यम से दलितों की जो वर्तमान दलित राजनीति क्या है, क्योंकि एक कविता का शायद आपने कविता पुस्तक का उल्लेख किया था, जैसे हवासी बेचैनी हो गया, उसमें एक कविता खासतौर से रजनी तिलक ने लिखी है, उसमें एक नए दाब की आलोचना है उसमें,
तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि दलित राजनीति की वर्तमान हालत क्या है। जैसे हमें मालूम है काशीराम के बाद मायावती बसपा की बागडोर संभाली थी, तो मायावती की राजनीति कहीं कहीं आर्थिक उन्नति पर केंद्रित है। आर्थिक दृष्टि से दलित की मुक्ति हो जाए तो बाकी सब ठीक है, वही है। और देखने को यह मिलता है कि केवल मायावती की आर्थिक उन्नति होती है, बाकी लोगों की नहीं। बसपा में एक ही नेता है, दूसरा कोई नहीं है, वो मायावती है। वो मायावती है। मायावती तो इसलिए बहुत सारे आरोप है, रजनीत लग और रजत क्या रानी ये में भी तो है। दलितों की राजनीति के लिए या दलितों के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे आजकल जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर जैसे युवा नेता उभर कर आ रहे हैं, तो उनसे उम्मीदें हैं, शायद आने वाले समय में उनकी पेशदा हमें देखने को मिलेगी। फिर थोड़े वर्ष में देखने को मिल रहा है, पता नहीं आजकल आगे क्या। ओके ओके, आजकल बहुत सारी, क्योंकि माध्यमों के माध्यम, मीडिया जो है, मीडिया के माध्यम से उस पर प्रकाश भी नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि वह चर्चा क्योंकि ऊना नामक जो स्थान है गुजरात जो है, वहाँ जो घटना खड़ी थी वो वास्तव में सामाजिक बदलाव के लिए वो करना चाहिए। दलितों की पिटाई फिर सिर्फ गाय का मांस तो उसी को लेकर नहीं है, गोमांस की बात को लेकर नहीं है, बल्कि इतिहास को बदलने का एक अभियान था। ये इतिहास जो है, जो इतिहास पहले था उसी तरह के इतिहास, यानी उसी तरफ ले जाने का अभियान। ऐसा मैं मानता हूँ, क्या आप ऐसा मानते हैं क्या? नहीं या नहीं? समझ गए ना मैंने जो बताया? वो प्रश्न ठीक से हाँ, समझा। प्रश्न नहीं है, मैं जो बता रहा था कि ऊना नामक जो स्थान है ना गुजरात, जहाँ पे कुछ दलित युवकों को कुछ लोगों ने गोरक्षा के उसी की दुहाई देकर उनकी पिटाई की थी, वीडियो में सब है ना, सब कहीं दिखाया था। वास्तव में मैं मानता हूँ कि वो एक अभियान था, एक ऐसा अभियान जो कि दलित जो है वो डरे, आगे न आए, प्रतिरोध न करे, विरोध न करे, बल्कि वो पहले के समय पीछे जाए, यानी 75 सालों पहले की स्थिति में जाए, उसके लिए एक अभियान है। आज भी मैं वही मानता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे परिचय है, उत्तर भारत के बहुत सारे जमात नेताओं से हमारा परिचय है, और वहाँ जो है ये चमड़ी का जो बिजनेस है, कारोबार है, वो करके बहुत सारे दलित थोड़ा कमाने वाले बन गए थे। और जो जाति परंपरा को छोड़कर जिस तरह दूसरे लोग जी रहे हैं उसी का अनुपालन करते हैं, उसी क्रम में जीने लगे हैं। मेरा मतलब सवर्ण जीवन तरीका अपना कर वे भी जीने लगे हैं, और इनका कोई नहीं मान रहा है, और इसीलिए उसके विरुद्ध जो पैसा कमाना, पुराने जो मान्यताएं हैं उसको न मानना, और सामाजिक स्थिति बदलना, इन सबको रोकने के लिए एक अभियान था। मैं वही आज भी वही मानता, गोरक्षा वास्तव में एक तरह से एक दुहाई है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? यह सवाल नहीं है। हाँ, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, पर कई जगहों पर गौमांस निरोध के मामले भी बहुत अधिक आते हैं ना। लेकिन उसी पार्टी के बहुत सारे नेता लोग जो है ना, विदेश में गौमांस का एक तरह से निर्यात करते हैं। ये भी वो भी है। तो हम दूसरों के, क्योंकि बीच में हम पूछेंगे कुछ न कुछ, पतंजलि का हाँ वही है रसायन में ना, ये सब जो है गौमांस रसायन। अच्छा, मैं आप जो कि दो सौदागर है, अध्यापक बंधु है, शोधार्थी है, उनसे अनुरोध है कि कन्नन से कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिएगा, या उसके साथ कुछ जोड़ना चाहता है तो जोड़िएगा।
तो समय बर्बाद न करें। हेलो कन्नन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे सबसे पहले मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ और हर बार की तरफ आज भी कन्नन आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। तो मेरा सवाल है कि आपने जो गैर दलित कविताओं पर भी जिक्र किया था, तो गैर दलित कविगण का जिक्र किया था, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि दलित कविता जो चिंतन है वो थारा है, वो क्या है, वो दिनकर आदि, नरेश मेहता आदि कई कवियों का जिक्र आपने किया था, उसके बाद ही हमें देखने को मिलती है सशक्त रूप से, यानी कि दलित एक कविता चिंतन के रूप में, कविता धारा के रूप में उनके, यानी उनके लिखने के कई साल के बाद ही हमें देखने को मिलती है। मेरा सवाल ये है कि क्या एक धरातल है जो दलित समस्याओं पर उन्होंने अपनी कविताओं में जिक्र किया था, यानी कि दिनकर जैसे राष्ट्रीय कवि है तो उनकी कविताओं में इस तरह की दलित विषय आते हैं, तो एक स्वीकार्य समाज के लिए, यानी जो पाठक होते हैं तो उनके लिए कई स्वीकार्य घोषित होते हैं, और उसके बाद ही दलित यानी विमर्श के रूप में चिंतन धारा आती है, तो उससे पहले ही दलित पर चर्चा हो चुकी है। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि उनकी ओर से, यानी गैर दलित कवियों की ओर से एक धरातल सबसे पहले यानी बन चुका था, तो दलित कविता धारा के लिए वो आसान बन गई उसको आगे ले जाने के लिए? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये मेरा सवाल है। हाँ, क्योंकि दलित कवियों ने गैर दलित कवियों से अवश्य प्रेरणा ग्रहण की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अवश्य प्रेरणा ग्रहण की है। पर देखा जाए तो गैर दलित कवियों की भाषा में वो आक्रोश बहुत कम मिलता है, तो आक्रोश की दृष्टि से, नकार की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादातर वो छेदना दलित कवि की लेखनी में हम देख सकते हैं, तो उतना ही फर्क है। बाकी तो कई शोषण तंत्रों का खुलासा गैर दलित कवियों ने किया है, और उसके आधार पर उसको पढ़कर उससे प्रेरणा ग्रहण करते हुए दलित कवि बाद में लिखने की कोशिश करने लगे थे, क्योंकि 80 के दशक में तो 80-90 के दशक में ही दलित कविताएं ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद तो बहुत पहले हुआ था, पर उसकी कड़ी आगे नहीं बढ़ी थी। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी गैर दलित कवि हैं जिनमें सच्ची सहानुभूति है, पर कहीं कहीं तो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले गैर दलित कवि भी है, वर्ण व्यवस्था को मानते हुए दलित दृष्टि पर विचार करने वाले, तो उसमें उसे अलग करके हुए दलित कवि वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, तो उतना फर्क है। वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते दलित कवि, बस यही बात मुझे देखने को मिला। धन्यवाद। कन्नन जी नमस्कार, मैं महेश। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, सबसे पहले आपको बधाइयाँ। तो कन्नन जी, आपने विशेष रूप से राजनीति के ऊपर, राजनीति के संदर्भ में भी दलित कविता को रखकर उसकी चर्चा अपने शोध कार्य में किया है। तो मेरा सवाल आपसे है कि जो अम्बेडकर ने जो कहा कि हिंदू धर्म से बाहर निकले बगैर दलितों की मुक्ति संभव नहीं है, सुन रहे हो ना? हाँ, सुनने को मिल रही है। तो हिंदू धर्म से बाहर निकले बगैर दलितों की मुक्ति संदर्भ नहीं, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो जो भी हो, अब समकालीन राजनीतिक संदर्भ की ओर आइए। हम देख सकते हैं कि हिंदुत्व का विशेष रूप से जो राजनीतिक संदर्भ के तहत जो प्रतीकों का जो एक प्रकार से बहुत ही प्रतीकों के रूपायन जो हो रहा है लगातार माध्यमों के माध्यम से, जो कि विशेष रूप से मीडिया के माध्यम से लगातार इस प्रकार के प्रतीक जो है हिंदुत्व मिथक, आपने जो मिथकों का जो संदर्भ जो पहले दिया था, तो इस प्रकार का जो संदर्भ लगातार उभर रहा है। तो दलित कवि जो है इस प्रकार का जो लगातार उभरते हुए जो राजनीतिक संदर्भ, विशेष रूप से हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर आधारित जो राजनीतिक संदर्भ है, उसका प्रतिरोध
कैसे दलित कवि जताते हैं। तो आप एक उदाहरण के द्वारा जो लगातार जटिल हो रहे इस राजनीतिक माहौल में किस प्रकार इसका प्रतिरोध किया जा सकता है, इस प्रकार की कोई दलित कविता है तो आप जरा बता दीजिए और उसका उदाहरण भी दे दीजिए। जी महेश जी, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध यानी हिंदुत्ववादी सोच के विरुद्ध प्रत्येक शो में प्रहार करने वाली कविताएं बहुत कम मिलती है। प्रत्येक शो में, हर एक शो में की गई है। जैसे घर वापसी, गोमांस निरोध, इसका जिक्र तो प्रत्येक शो में कहीं भी नहीं है, क्योंकि शायद हमें मालूम है सांप्रदायिक फासीवाद का दौर है, तो इसलिए शायद कवियों को डर भी होगा। पर शास्त्रों की जो सत्ता का विरोध किया है, शास्त्र ग्रंथों की सत्ता का विरोध किया है, और अंबेडकर की बात आपने की है दोनों, तो अंबेडकर ने बताया कि हिंदू धर्म में रहकर जल मुक्ति संभव नहीं है, तो बौद्ध धर्म में उन्होंने धर्मांतरण किया था। ये तो एक धार्मिक और राजनीतिक एक आंदोलन के रूप में हो गया था। पर आजकल के दलित उस बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करने की सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म का पतन हो गया है, इसलिए उस ओर नहीं देख रहे हैं। क्योंकि कई दलितों को ऐसा लगता है कि हिंदू जाति में रहकर, हिंदू धर्म में रहकर उनकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए वे अपने को हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म के हिस्से मानते हैं। पर किसी भी शास्त्र ग्रंथों में उन्हें मानव तक नहीं माना गया है, तो उनके दायरे में दलित नहीं आता है। फिर भी कहीं कहीं तो मुझे लगता है वोट की राजनीति के तहत कहीं दलित को हिंदू मानने वाले राजनेता हैं, तो वोट की राजनीति के बाद, वोट बैंक के बाद, तो ये कहते हैं कि हिंदू जाति में दलित नहीं है। जैसे कि मीडिया की बात आपने की है, क्योंकि बहुत अधिक जोरों से हमें देख सकते हैं कि दलित विरोधी मीडिया है ज़्यादा है। जैसे हिंदी चैनलों में हमें देखने को मिलता है कि दलित विरोधी हैं, किसान विरोधी एक सवर्णवादी मीडिया हमारे सामने ज़्यादातर देखने को मिल रही है। हिंदू चैनलों में देखिए तो उसके लिए बहुत अधिक पैसा आ रहा है उनके लिए, तो विज्ञापन के जरिए, और राजनीति का एक षड्यंत्र है ये, ऐसा लगता है। तो कविताएं प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, परोक्ष रूप में है, तो मैंने उसे तो परोक्ष रूप में ही व्यक्त किया है, सीधे तौर पर नहीं, ऐसा ही मुझे लगा। जी धन्यवाद कनन जी। वैसे तो होना चाहिए, जब भी ये दलित कविता का एक तो प्रासंगिकता भी है कि जब वो प्रतिरोध के रूप में जब तक वो बढ़कर सामने नहीं आती तब तक उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं बनती, तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि अब देखिए राम का जो प्रतीक जिस प्रकार उभर रहा है, राम को एक प्रकार का उसका जो आक्रमणकारी रूप, जो कि प्रौर रूप जो लगातार उभर कर हमारे सामने आ रहा है, तो इस प्रकार का जो रूप, जो प्रतीक जो है, उसका तो प्रतिरोध जबरदस्त ढंग से होना भी चाहिए, उसका उस मिथक को तोड़ना चाहिए अनिवार्य रूप से। तो ठीक है, बस वो होना चाहिए। कन्नन जी, हाँ, मैं सृजिता, मुझे एक शंका है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दमित, शोषित और पीड़ित जो वर्ग है, और मेरा सवाल है कि क्या हमको स्त्री जाति को भी दलित के अंतर्गत रख सकूं? आपका तात्पर्य क्या है? जी सृजिता, ये बहुत पुराना सवाल है, क्योंकि उस पर बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है। तो दलित तो सामान्य अर्थ में दलित, दमित ऐसा है, वो तो है, आशयकृत है। पर स्त्री को, जैसे हम दलित विमर्श के दायरे में आते हैं, तो दलित को हम अनुसूचित जाति में आने वाले, ऐसा ही कहेंगे। संविधान के तहत अनुसूचित जाति में आने वाले ही दलित हम कहेंगे। उसी दृष्टि से मैंने ये शोध कार्य किया है। और बाकी तो सामान्य अर्थ में दलित जैसे वो जाति से परे है,
कोई भी हो जो शोषित है, पीड़ित है, उसे दलित कहते हैं सामान्य तौर पर। तो दलित विमर्श के तौर पर वो अलग है। ठीक है, धन्यवाद। कोई है? किसी ने हाथ राइज किया था, हैंड राइज किया था, कोई है क्या? कोई सवाल नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। पंडित सर, हेलो पंडित जी। सर ऐसा लिखता है कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ, शोधार्थी सब चुप है, अध्यापक चुप है, तो हम शायद 2 मिनट और भी देंगे। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। हेलो हाँ, यस। आनंद जी, सवाल नहीं है। हाँ, मुझे कुछ आप लोगों ने दोनों ने मिलकर यही बताया थी कि शोषण तंत्र तो ज्यादा गैर दलित ही व्यक्त करते हैं, ऐसे ही कर्ण ने बताया था। लेकिन प्रतिरोध जाहिर करते वक्त ज्यादातर यानी कि दलित कवि ही प्रतिरोध व्यक्त करते समय वे ही अपने भोगे हुए यथार्थ को ज्यादा व्यक्त करते हैं ना। गैर दलित कवि के संबंध में मैं यही बता रही हूँ। ज्यादातर यानी कि दलित कविता यानी गैर दलित कविता दोनों के संदर्भ में यही बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने भी बताया था कि शोषण तंत्र को ज्यादातर गैर दलित कवि ही अपने कविताओं में व्यक्त किया है। ऐसा तो मेरे तो एक शंका है, यानी कि जातीय समस्याओं आदि को व्यक्त करते वक्त। जी शरद, जैसे मैंने बताया कि शोषण को कैसे चलाया जाता है, तो उस तरीका हाँ गैर दलित को ज्यादा मालूम है। वो तरीका किस तरीके से हाँ किसी दलित पर शोषण चलाया जाता है, वो तरीका तो उनको मालूम है ना, जो गैर दलित हैं। तो दलित तो बस ओके बोलता है, तो वही फर्क है। तो मुझे मालूम है कि प्रतिरोध ज्यादा तो दलित कवि ही कर रहे हैं। प्रतिरोधात्मक तेवर में तो उनमें ही देख सकते हैं, दलित कवि में ही ज्यादा देख सकते हैं। पर शोषण के तरीके के बारे में मैंने जिक्र किया था, कैसे चलाए जाते हैं, कैसे शोषण के दायरे में दलित को लंबी अवधि में रखा जा सकता है। तो उस तरह से तो कैसे
शोषण के तरीके के बारे में, वही फर्क है। ठीक है। वैसे शरद ये जो है बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि ये दलित साहित्य की अवधारणा के संदर्भ में ऐसे सवाल उठाया जाता है। तो पहले से है कि अनुभव, अनुभूति, भोगा हुआ यथार्थ, सह अनुभूति, सहानुभूति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था। उसी प्रश्न का दूसरी तरह से आपने सवाल किया है, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी, क्योंकि दलितों का केंद्र साहित्य दलित साहित्य, यानी दलित जैसा कि यहाँ कन्नन ने जो बताया है कि उसका व्यापक अर्थ भी है। व्यापक अर्थ में जो दलित है, जो दलित है, जो पीड़ित है, जो इस तरह अत्याचार से पीड़ित है, शोषण, सब दलित है। इस दृष्टि से स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण में भी, क्योंकि जो भी पीड़ित है वो दलित है उस व्यापक अर्थ में। लेकिन उसका जो कि दलित साहित्य के संदर्भ में, जैसा कि कन्नन ने स्पष्ट किया था, दलित साहित्य के अर्थ में दलित का अर्थ होता है वो जन जिन्हें हमारे संविधान ने अनुसूचित जाति में उन लोगों को रखा है, तो ये दलित है। संविधान के अनुसार संविधान की जो अनुसूची है, शेड्यूल है, उसी शेड्यूल में शामिल लोग ही दलित साहित्य के अंतर्गत आने वाले दलित व्यापक संदर्भ में बता सकते हैं। अगर आप किसी स्त्री से पूछ ले, सवर्ण महिला से पूछ ले कि आप दलित है, तो आपको गालियां देंगे। मेरा भी अनुभव है, मैंने यो ही सवाल किया तो गालियां क्या मुझे दलित मानते हो, उसके गालियां दी थी। क्योंकि ये जो है वो अलग बात है, ये व्यापक संदर्भ में इस तरह कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। सच्चाई तो कुछ अलग है। तो सबका सदा तो है। पर्सनल क्वेश्चन और दूसरी बात है कि क्योंकि जो कि हम जवाब जैसा कि ओम प्रकाश वात्स्यकी ने जैसा जवाब दिया था, थोड़े से पूछो वाली जो पंक्तियां हैं धूमिल की कविता की पंक्तियां, लोहे का स्वाद उससे लोहार से मत पूछो, थोड़े से ये सवाल जो है वो भी ये दलित साहित्य की उनसे जुड़ा हुआ एक बुनियादी। हाल ही में मैंने जयप्रकाश कर्दम का एक लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने दलित साहित्य क्या है स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया है। और उनसे एक नाटककार ने और आलोचक किए हैं, इनका नाम मैं भूल गया था, कि सवाल किया था क्या दलित साहित्य लिखने के लिए दलित होना जरूरी है। तो कर्दम जी को 5 सवाल उन्होंने पेश किए थे। 5 सवालों के जवाब के रूप में उन्होंने इसे स्पष्ट किया था। एक बड़ा सा आलेख है, और शरद जी आपसे अनुरोध है कि आप जरा उस लेख को पढ़ लीजिए, आपके सवाल का सर। ओके ओके सर, थैंक यू। ऐसा करेंगे कि हम समाप्त करें कि नहीं? ओके। वास्तव में ये विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दलित जाति के अंतर्गत आने वाले मनुष्यों के कष्ट, वेदना, व्यथा, हिता, उन पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न आदि की अभिव्यक्ति करने वाला या उसको सुर देने वाला साहित्य मत्स्य, दलित मत्स्य के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि आजकल अस्मितामूलक मत्स्य के संदर्भ में भी इसकी बड़ी चर्चा है। आपका जो विषय है खासतौर से अपने इतिहास और राजनीति इन दोनों पक्षों को लेकर जो कार्य किया है, महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है। बहुत सारे कवियों का दलित, क्योंकि ये अक्सर रामविलास शर्मा जी के संदर्भ में सवाल उठाए जाते हैं कि उन्होंने क्या आदिवासियों पर लिखा है, क्या उन्होंने दलितों पर लिखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे, क्योंकि वे एक ऐसे साहित्यकार, मार्क्सवादी साहित्यकार थे, इसीलिए जैसा कि दलित साहित्य के संदर्भ में भी यह सवाल है कि ये वर्ग संघर्ष और ये सवाल उठाया जाता है। सर्वहारा भी दलित है, भी सवाल उठाया। सर्वहारा मतलब जो है वो जो है मजदूरों के अंतर्गत आने वाले, वहाँ एक तरह से वर्ग विभाजन है, जाति विभाजन नहीं है।
वर्ग विभाजन का मतलब होता है कि क्योंकि हमारे भारतीय संकल्पना में 3 वर्ग है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। एक दलित जो है निम्न वर्ग में अक्सर आते हैं। और जैसा कि सर्वहारा जो साहित्य है उसमें वर्ग 2 है मुख्य रूप से, जैसे मार्क्स ने कहा है। वो एक जो है हाल्स एंड हार्मोन्स, उसे उन्होंने पूंजीपति और सर्वहारा कहा है, वो तो अलग बात है। और यहाँ दलित साहित्य जो है साहित्यकारों को और भी ये सत्ता, राजनीति, इतिहास आदि के संदर्भ को लेकर आगे भी बहुत सारा काम करना है, उनको करना भी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आलोचना, दलित साहित्य में जो आलोचना विषय है जो है वो उतना महत्वपूर्ण यानी अध्ययन का विषय नहीं बनाया गया, उसे अध्ययन का विषय नहीं बनाया गया है। और भी इसी तरह वर्ग के आधार पर, महानगरी बोध के आधार पर, या दलितों में एक उच्च मध्य वर्ग उभर कर आया है, उनकी समस्याओं की चर्चा कैसे हुई है भी देखने की बात है। और दूसरी बात यह है कि महानगरों में जाकर के कभी जाति के कारण, जाति अवमानना के कारण दलितों को गांव छोड़ कर शहर जाना पड़ता है, तो शहर में भी उनका अपमान होता है। तो उसका चित्रण साहित्य में कैसे, इसलिए हम कुछ ऐसी कहानियां हमने पढ़ी है, दलित ब्राह्मण जैसी कहानियां, या एक युवक जो है उसे नौकरी मिलने के बाद शहर में रहने लगता है, होटलों से खाना खाता है, और एक बार वो अपने सह कर्मियों से वो कहता है कि वो दलित नहीं है, सवर्ण है। लेकिन गांव के उनके गांव, उसी आदमी के गांव के एक आदमी शहर में आ जाता है, होटलों में इसी तरह अपने सवर्ण कर्मियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर जब होटल से चाय पी रहे थे, तब आकर इसकी दादी चमार कह करके संबोधन करता है। तो वो अपने आप कैसे, आप जानते हैं नाड़ी चुवाने का परे थे, तो इसी तरह वो शर्मिंदा हो जाता है। वास्तव में वो क्यों अपनी जाति को छिपाने का प्रयास करता है? ये इसलिए है कि हमारी समाज व्यवस्था ऐसी है। अगर, क्योंकि हम अक्सर फक्ति में कहते हैं कि होटल चलाना है तो एक जनेऊ पहनना बहुत जरूरी है। सब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो छोड़िएगा, मैं इस तरह की बातें आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा। खंडन ने अपने विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। और वैसे उनके जो एग्जामिनर्स परीक्षा है कौन कौन है हमें पता नहीं है, पहले पता चलता था, लेकिन मुझे पता है, मैंने ही मैं भी एक एडजुडिकेटर रहा, और शायद एक कंक्लूजन में मैंने एक एक्सपर्ट का ओपिनियन देखा था, कंसिडरिंग दी कुछ ऐसा कहते हुए, डॉक्टर प्रतिभा मुदलिया, इसका मतलब होता है कि मेरे सिवा प्रतिभा मुदलिया ने भी इसका वैल्यूएशन किया है। तीसरा कौन है, जैसे भूमिल का जो सवाल है ना, ये तीसरा कौन है, हमारा संसद मौन है, यूनिवर्सिटी मौन है। देखिएगा कि लेकिन तीनों रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी रिपोर्टें हैं, और उनका जो अभी जो उनकी जो मौखिकी हुई है वो भी बहुत अच्छी रहे। और तमाम उन प्रदर्शनों को देखकर ये बोर्ड यह अनुमान लगाता है कि खंडन का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। और हम अपनी रिपोर्ट में जरूर सिफारिश देंगे कि खंडन को श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय कानडी से PhD उपाधि दिलाया जाए। ये हम करेंगे, सिफारिश करेंगे। और लेकिन ये औपचारिकता बाकी है, लेकिन उस औपचारिकता के लिए हम वेट नहीं करते हैं, लेकिन अब से ही हम कोशिश करते हैं कि अभी KU खंडन, महज KU खंडन नहीं है, बल्कि आगे से KU खंडन, डॉक्टर KU खंडन है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन अपने विषय को लेकर आगे भी बढ़ते रहिएगा, उस विषय को लेकर आगे भी कहाँ संभावनाएं है उसके बारे में सोचिए, उसी पर लिखिएगा। इतने शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि शोध निर्देशक को भी बधाइयाँ देता हूँ। तो सुचारू संचालन के लिए एकत्र डिपार्टमेंट काफ़ी मैं साधुवाद देता हूँ। सुनने वालों को सबको
धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ली मौखिकी में शोध निदेशक की दायित्व है, दायित्व है सबको धन्यवाद देना। काम और कोई भूमिका नहीं है। सबसे पहले ली मौखिकी के अध्यक्ष प्रोफेसर शशिधरन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही भागाध्यक्षा प्रोफेसर करली जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हम तकनीकी सुविधा प्रदान करने वाले सिंधु हैं के प्रति भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और उसके अलावा छात्र कणन है और मैं सक्रिय रूप से और मौन रूप से भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा।